हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम यूनिट 4 करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हैं, वो हम कर लेंगे। आप लॉन्ग आंसर भी इसके थ्रू लिख सकते हैं। तो ये सारे जो है आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप अगर यूनिट 4 से कोई भी क्वेश्चन आता है उसको लिख सकते हैं। मेन पॉइंट जो है पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लिख देंगे आराम से। तो कल का एग्ज़ाम आए अच्छे से आप प्रिपेयर्ड हो गए होंगे, और जो भी नहीं प्रिपेयर्ड है वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ से यूनिट 4। तो यूनिट 4 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज एंड रेगुलेशन टू इन्फॉर्मेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। और भाई लोग जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी एग्ज़ाम है आपके, तो यहाँ आपको वीडियो मिलते रहेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए रहेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, जो भी आपके ग्रुप में फ्रेंड है, कॉलेज के फ्रेंड हैं, सबको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। और फुल वीडियो देखिए, फुल नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ से। बाकी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करिए, पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है? Intellectual property is an intangible creation of the human mind, usually expressed or translated into tangible form, that are assigned certain rights of property. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये होती है कि आपके माइंड में कोई भी अगर इन्वेंशन क्रिएट होती है तो उसको आप जो है अपनी लैंग्वेज में, अपने माइंड के हिसाब से आप उसको बनाते हैं या फिर इन्वेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल मतलब अपने माइंड की उपज, अपने दिमाग की उपज कह सकते हैं। आपके दिमाग में नए नए आइडिया आते हैं तो उनको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड मतलब क्रिएशन मतलब ह्यूमन माइंड के, मानव मस्तिष्क में जो भी क्रिएशन क्रिएट होते हैं उनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यूजुअली एक्सप्रेस्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू टैंजिबल फॉर्म दैट असाइन्ड सर्टेन राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसके जो है आपको राइट्स मिल जाते हैं, अधिकार मिल जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी के, कि आप खुद की प्रॉपर्टी है, तो इसको आप कैसे सेव रखेंगे, ये आपका जो अधिकार हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी है कह सकते हैं। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझ गए क्या है? आपके माइंड में कोई भी इन्वेंशन आती है या कोई अच्छी चीज़ जिसको आप अपनी खुद की जो है उसको सेव कर सकते हैं या उसको प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, तो ये सब सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकती हैं आपकी। फिर देखिए, व्हाट इज़ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसको आईपीआर बोलते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर कैन बी डिफाइंड एज द राइट्स गिवन टू पीपल ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड। ये आपके डिफाइन करता है कि क्रिएशन ऑफ देयर माइंड, अपने माइंड के आधार पे इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। डिफाइन द राइट्स गिवन पीपल ओवर द क्रिएशन ऑफ देयर माइंड्स, अपने देयर माइंड्स मतलब उसके माइंड्स के आधार पर इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। फिर नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैटेगराइज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैटेगराइज किया गया है इनटू टू कैटेगराइज, टू पार्ट्स में। एक है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी और दूसरी है कॉपीराइट। फिर है व्हाट इज़ पेटेंट। अब देखिए पेटेंट क्या होता है। पेटेंट, तो पेटेंट इज ग्रांटेड एज एन एक्सक्लूसिव राइट बाय द गवर्नमेंट टू अ ट्रू फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ देयर assignees for limited period of the time in exchange for the public disclosure of an invention। तो ये पेटेंट जो होता है वो भी कह सकते हैं, इसको फर्स्ट इन्वेंटर बोलते हैं। जो भी फर्स्ट इन्वेंटर होगा वो अपने देयर असाइनी फॉर लिमिटेड, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए अपने इस प्रोडक्ट को जो भी खोजेगा उसको पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एन इन्वेंशन, अपने इन्वेंशन को पब्लिक में ना लाने के लिए इसको डिस्क्लोज़र करता है, पब्लिक डिस्क्लोज़र करता है कुछ टाइम के लिए, उसी को हम बोलते हैं पेटेंट। क्योंकि आपने कोई चीज़ खोजी, फिर इसको आप इतने दिन तक या लिमिटेड टाइम के लिए, उसका एक टाइम होता है पेटेंट का, तो उस टाइम के लिए आप उसको डिस्क्लोज करते हैं पब्लिक में, इसी को बोलते हैं पेटेंट। फिर देखिए 4.5 क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड ग्रांटिंग पेटेंट। अब
पेटेंट आपको ग्रांट करना है तो उसके लिए कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे। तो नंबर 1, पेटेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू इंडिविजुअल्स। पेटेंट जो है प्रोवाइड करता है इंसेंटिव्स, इंडिविजुअल्स को इंसेंटिव प्रोवाइड करता है। सेकंड है, दीज इंसेंटिव इनकरेज इनोवेशन। जो इंसेंटिव है ये इनकरेज करता है इनोवेशंस को। फिर देखिए, हु कैन अप्लाई फॉर पेटेंट। पेटेंट कौन कौन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए, पहला है एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। तो कोई भी पर्सन जो है इसके लिए क्लेम कर सकता है टू बी ट्रू, वो ट्रू होना चाहिए, और फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, वो इन्वेंशन के लिए ट्रू होना चाहिए। इन्वेंटर के लिए फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, मतलब जो भी खोज उसने की है वो खोजकर्ता पहला खोजकर्ता होना चाहिए पेटेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि मतलब कोई दूसरे ने कोई चीज़ अच्छी खोजी है और आप उसको अपने नाम से पेटेंट करवा रहे हैं, ये गलत है। जो मतलब उसको खोजेगा वही उसका पेटेंट करवाएगा। फिर सेकंड पॉइंट है हीज असाइनीज, मतलब उसका खुद असाइनी वो होना चाहिए, खुद होना चाहिए असाइनी। फिर है थर्ड, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड पर्सन हु इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ was intended to make such an application. लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी डिसीज्ड, अगर किसी भी दशा में, अगर कोई भी स्थिति में अगर वो पर्सन की इमीडिएटली मृत्यु हो जाती है तो उसके पहले उसको अपना जो है एक एप्लीकेशन के तौर पे उसके साथ में लगाना होगा, जिसके नाम पे उसको करना है, रिप्रेजेंट करना है, उसका नाम उसको देना होगा पहले से पेटेंट के साथ में, तभी वो पेटेंट माना जाएगा। फिर 4.7 क्वेश्चन है, वेयर आर पेटेंट ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। तो कहाँ कहाँ पे पेटेंट ऑफिस लोकेट है इंडिया में। तो देखिए 4 पेटेंट ऑफिसर्स हैं इन इंडिया, भारत में। नंबर 1 कहाँ पे, सबसे पहला है मुंबई, नंबर 2 कोलकाता, नंबर 3 दिल्ली, नंबर 4 चेन्नई। तो ये 4 याद रखिएगा, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली और चेन्नई, ये 4 ऑफिसर्स हैं पेटेंट के भारत में। व्हाट इज़ टर्म ऑफ पेटेंट। पेटेंट कितने समय के लिए रखा जाता है, तो उसका टाइम क्या है, पीरियड कितना है। पेटेंट 20 ईयर्स का टाइम होता है। डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जब आपने एप्लीकेशन दिया है पेटेंट कराने उस डेट से लेके 20 साल तक। फिर देखिए व्हाट इज़ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट। अब ए पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, सेलिंग और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किसी चीज़ को बेचना या फिर मैन्युफैक्चर बनाना। ए पेटेंटेड प्रोडक्ट विदाउट द ऑनर्स परमिशन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, मतलब बिना ऑनर्स की परमिशन के, विदाउट द परमिशन, ऑनर किसी भी मालिक के परमिशन के बिना अगर आप सेलिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं पेटेंट का, तो उसको हम पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। फिर है वेयर आर टाइप्स ऑफ इन्फ्रिंजमेंट्स। इन्फ्रिंजमेंट कितने टाइप का होता है, तो ये होता है 2 टाइप का। नंबर 1 डायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट, नंबर 2 इनडायरेक्ट इन्फ्रिंजमेंट। फिर देखिए विच एक्टिविटी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम इन्फ्रिंजमेंट। अब इन्फ्रिंजमेंट में एक्टिविटी, ये देखिए क्वेश्चन आप देख लेंगे, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, चलो इसको देख लेते हैं, पढ़ लीजिएगा, बाकी आगे करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट पढ़ लीजिए, आ सकता है आपके। कॉपीराइट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये भी आईपीआर का टाइप है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का टाइप है। गिव्स इट्स ऑनर ऑफ द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक कॉपीज ऑफ क्रिएटिव वर्क, मतलब किसी भी वर्क की, एक क्रिएटिव वर्क जो आपके माइंड से बना हुआ है, इन्वेंट किए हैं, उसकी कॉपीज़ करना, उसकी कॉपी करना, राइट टू मेक कॉपीज की कॉपी बनाना। ऑनर एक्सक्लूसिव राइट टू कॉनर, कोई मालिक जो है उसकी कॉपी कर रहा है, यूजुअली फॉर अ लिमिटेड टाइम, कुछ टाइम के लिए कॉपी कर सकता है, इसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, और उसको ऑनर जो है एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है कुछ टाइम के लिए कि वो कॉपीज उसकी क्रिएटिव वर्क की कर सकता है, अगर वो चाहता है तो। जैसे आपके वीडियोज़ को भी कॉपीराइट आता है, अगर कोई भी यूट्यूबर है देखते होंगे,
कॉपीराइट उसका आता है। तो अगर जैसे मैंने वीडियो किसी को कॉपी करके डाल दिया, तो अगर वो चाहे जिसका वीडियो होगा वो उसको कॉपीराइट दे सकता है, तो क्लेम जाएगा, उसको वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, या फिर वो ब्लॉक भी करवा सकता है चैनल को। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर देखिए व्हाट इज़ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या है? कॉपीराइट इज अ निगेटिव राइट। ये एक गलत तरीका है, गलत अधिकार है कॉपीराइट। ओके, दैट लेट्स द ऑनर एंजॉयज एक्सक्लूसिव राइट ओवर हिज हर वर्क विदाउट एनी हिंड्रेंस फ्रॉम अदर्स। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि जो ऑनर है वो इन्जॉय करता है विदाउट एनी हिंड्रेंस, मतलब बिना काम किए, मतलब बिना मेहनत के इन्जॉय वो करता है, और उसका माइंड किसी और का लगता है, इन्वेंशन किसी और की होती है, तो इसको हम कॉपीराइट बोलते हैं। फिर देखिए इफ़ द वर्क इज यूज्ड एक्सप्लॉयटेड बी एनी पर्सन अदर देन द ऑनर, मतलब ऑनर के अलावा अगर कोई पर्सन जो है उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसके कार्य को, या यूज करता है विदाउट हिज हर एथोराइजेशन, उसके बिना मर्जी के, इफ़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द कॉपीराइट इन द वर्क, तो उस काम में उसको बोल सकते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इसी को बोलते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूएंट्स एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट इन द वर्क, तो उस काम में उस काम का ये जो है इन्फ्रिंजमेंट है, तो इसी को बोलते हैं कॉपीराइट। बिना मर्जी के, आप ऑनर की मर्जी के बिना उसका यूज कर रहे हैं, वीडियो है, कोई कॉपी है, उसकी कॉपीज़ को यूज करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे व्हाट आर द रेमेडीज फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए क्या रेमेडीज़ है, मतलब क्या उसके उपचार हैं, उसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को हटाने के लिए क्या उपचार होते हैं। तो फॉलोइंग आर द टू रेमेडीज, इसके दो उपचार हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के। नंबर एक सिविल रेमेडीज और दूसरी क्रिमिनल है, मतलब क्रिमिनली तरीके से आप उसका उपचार कर सकते हैं या फिर सिविल तरीके से उसका उपचार कर सकते हैं। सिविल और क्रिमिनल याद रखिएगा। ब्रीफली डिस्क्राइब राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई एक्ट 2005, इसको आपको डिस्क्राइब करना है, ब्रीफली डिस्क्राइब करना है क्या होता है आरटीआई एक्ट 2005। 2005 क्योंकि 2005 में लागू हुआ था आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन। ये गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन को जो है नागरिक के लिए इसको बनाया गया है कि आप जो है गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी काम को आपने कराया गवर्नमेंट से, या गवर्नमेंट ने कोई काम कराया, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कितने पैसे लगे और उसमें क्या क्या हुआ, कैसे वो काम कराया गया, सारी इन्फॉर्मेशन आप ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं कि नागरिक और जो है गवर्नमेंट के बीच जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो आरटीआई एक्ट देता है। तो फिर सेकंड देखिए, द एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट्स विच एम्पावर ऑर्डरली सिटीजन्स क्वेश्चन टू गवर्नमेंट एंड इट्स वर्किंग। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये पावर देता है सिटीजन्स को कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट से उसके काम के बारे में, और जो भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में वो सारे उसके जवाब पूछ सकता है। जब अपनी जो भी उसके माइंड में जो भी चीज़ें डाउट चल रहे हैं, जो भी सीक्रेट्स हैं, वो जान सकता है गवर्नमेंट से किसी भी काम के। तो इसी को बोलते हैं हम आरटीआई एक्ट 2005। व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन का भी रिस्ट्रिक्टेड थ्रू आरटीआई, तो किस टाइप की आप इंफॉर्मेशन जो है आरटीआई एक्ट के तहत ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो इसमें है द सिटीजन्स कैन सीक एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी आप इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट से अथॉरिटीज़ दैट द गवर्नमेंट कैन डिस्क्लोज टू द पार्लियामेंट, वो आपको जो है सांसद में दे सकती है, उसका जवाब दे सकती है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव बताना है आरटीआई के। एम्पावर सिटीजन टू कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के जो भी जानकारी है वो आप सिटीजन जवाब के तौर पे ले सकते हैं। सेकंड है द एक्ट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या क्या काम हुए हैं उसको आप ऑर्डरली तरीके से आप उसके बारे में जान सकते हैं, ये प्रमोट करता है उसको।
फिर दिस एक्ट आल्सो हेल्प इन कंटेनिंग करप्शन इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो करप्शन है उसको कम करता है RTI एक्ट। फिर द एक्ट इन विजेस बिल्डिंग बेटर इन्फॉर्म सिटीजन्स, बिल्डिंग बेटर इन्फॉर्म मतलब कि जो है ये सिटीजन्स के बीच में जो भी क्या कहते हैं जो भी सेक्रेट्स हैं उनको बेटर तरीके से इन्फॉर्म करने जानने के लिए ये मदद करता है, सेक्रेट्स जान सकता है। बिल्डिंग बेटर, बेटर बनाने के लिए इंफॉर्मेशन बेटर बनाने के लिए हर उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है गवर्नमेंट की, तो सिटीजन्स को ये मदद करता है। फिर देखिए ब्रीफली डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जिसको ITA बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये भी देख लीजिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज़ द प्राइमरी लॉ इन इंडिया, एक प्राथमिक कानून है भारत में डीलिंग विद साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये जो है साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय कह सकते हैं, ई कॉमर्स जिसको बोलते हैं, ई कॉमर्स बोल देते हैं। जैसे आप ई कॉमर्स क्या करते हैं, अमेजन से आपने कपड़े खरीदे या कोई प्रोडक्ट खरीदा, फ्लिपकार्ट से खरीदे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आपका है कि आप बिना शॉप पे ऑफलाइन जाए आपने प्रोडक्ट अपना मंगवा लिया, तो उसको ऑनलाइन बोलते हैं ना, तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। तो ये साइबर क्राइम को जो है डील करता है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। तो इसमें इतना आप लिख दीजिए कि विद साइबर क्राइम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इसमें अपनी जो है पूरी गाथा आप बना के लिख सकते हैं अगर ये 10 नंबर में आता है तब। फिर देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT जिसे बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT in all the processes with aim of enhancing government ability to address the needs of general public। तो ये क्या है, ई गवर्नेंस, ये जो है आपके जो भी गवर्नमेंट के काम हैं उनको तेज़ी लाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। एबिलिटी टू एड्रेस द नीड्स, आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए, कि आप ई गवर्नेंस अगर यूज करते हैं तो आप जल्दी किसी भी कार्य को कर सकते हैं। कम्युनिकेशन है या इंफॉर्मेशन है, तो गवर्नेंस के तरीके से आपको गवर्नमेंट की ये एक क्षमता है जो कि जनरल पब्लिक को हेल्प करती है ये। फिर देखिए व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। तो नंबर 1 बेटर सर्विस डिलीवरी टू सिटीजन, मतलब सिटीजन्स को, नागरिकों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। ओके। फिर अशरिंग अशरिंग इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता देना और उनको अकाउंटेबिलिटी देना। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे से क्या क्या चीज़ें उनमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि अकाउंट क्या होता है, अकाउंट मतलब कह सकते हैं कि कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव तरीके से उसको हम जान सकते हैं कि क्या क्या उनका डाटा है, कितने पैसे या बजट क्या उसका है गवर्नमेंट का, ये सब चीज़ें हम ई गवर्नेंस में देख सकते हैं। इसमें मेन चीज़ ट्रांसपेरेंसी मिलती है, पब्लिक और जो है गवर्नमेंट के बीच ट्रांसपेरेंसी हम देख सकते हैं, इसमें पर्सनैलिटी हमको मिलती है। एम्पावरिंग पीपुल थ्रू इंफॉर्मेशन, मतलब जो लोग हैं वो एम्पावर होते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन। फिर इम्प्रूव एफिशिएंसी विद इन गवर्नमेंट, कुछ पॉइंट इसमें याद कर लीजिए आप, जैसे एफिशिएंसी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ये सब ई गवर्नेंस में डाल दीजिएगा। इम्प्रूव एफिशिएंसी विद इन गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के अंदर जो है एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है ई गवर्नेंस। एफिशिएंसी मतलब जो होता है क्या कहते हैं, क्षमता, किसी चीज़ की क्षमता, कैपेसिटी कह सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ाता है। फिर इम्प्रूव इंटरफेस विद बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये जो है इंटरफेस अच्छा करता है बिजनेस और इंडस्ट्री का, जो भी इंटरफेस है उसका ग्राउंड लेवल पे उसको अच्छा करता है ई गवर्नेंस। तो ये सब पॉइंट है। आप एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस देख लीजिए। एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस क्या है, स्पीड देता है, सेविंग कॉस्ट को बचाता है, और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। वही आप बोले ना, ये 3-4 वर्ड हैं, आप याद कर लीजिए, वो भी डाल दीजिएगा। एडवांटेज है, फंक्शन है, उसमें सब में यही डाल दीजिएगा। स्पीड जैसे एफिशिएंसी हो गई, यहाँ पे आप एफिशिएंसी भी लिख सकते थे, एफिशिएंसी देता है गवर्नेंस हो गया। और सेविंग कॉस्ट या इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी। फिर देखिए अब डिसएडवांटेज का देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हाई सेटअप कॉस्ट,
टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़, कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है तो उसमें टेक्निकल आपका डाटा नहीं ऑनलाइन चल रहे हैं, कोई डाटा सर्वर में दिक्कत आ गई तो आपका काम नहीं हो पाएगा। और जो सेटअप होगा इनिशियल जो सेटअप होगा उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। और इलिटरेसी, मतलब इलिटरेसी, अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो है पढ़े लिखे होना, अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर साइबर क्राइम, लीकेज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसमें साइबर क्राइम के बहुत चांसेस होते हैं और जो है इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है। ये जो है डिसएडवांटेज है ई गवर्नेंस। ओके, तो ये आपका जो है 4th यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, और जो भी बातें समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, डाउट हो रहे हैं, तो आप कमेंट करिए, उसका हम सोल्यूशन देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और शेयर कर दीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोशिश करूँगा 5th यूनिट कर लाने की, अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, आपको बहुत ज़्यादा देर की है इसके लिए सॉरी। कोशिश करूँगा लाने की, क्योंकि टाइम मिलता नहीं उतना। बस यही है कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, और अपना जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।